मेरे प्यार दोस्तों, तो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो हमने लास्ट की वीडियो में भी पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आज भी हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमने दो वीडियो देखी थी, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन देखा था कि रियल नंबर्स क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है। सेकंड वीडियो में एग्जाम्पल देखे थे। तो अब बात आती है हमारे थर्ड क्लास है आज इसकी, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो जिस भी बच्चों ने यानी कि वो फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो आपसे मेरा कहना है कि पहले उन वीडियो को दोनों को देखें, जब आगे वीडियो को स्टार्ट करें, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखते हैं, तो प्यारे बच्चों, तो देखते हैं, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला ही प्रश्न देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन दो बार लिख गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्या बोल रहा है, ये निम्नलिखित संख्याओं का HCF। तो HCF निकालना मैंने आपको दोनों वीडियो में बताया था कि ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और वो निम्नलिखित संख्या कौन कौन सी है, इसमें दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट भाग है 135 और 225 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल को करते हैं, 135 और 225 का HCF किसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन के अनुसार। तो 135 और 225 का HCF कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं भाई। 125 और 225 का LCM कैसे HCF कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, इधर किया मैंने। आपको पता है हमेशा छोटी संख्या का भाग किस में जाता है भाई, बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 225 है बड़ी संख्या। तो 225 में 135 का भाग देते हैं हम। 225 में 135 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो कितनी बार जाता है 135 का भाग 225 में देते हैं, तो कितनी बार जाता है भाई, एक बार जाता है। तो एक बार गया, तो एक बार जाता है, तो ये कितना आ गया, 135 आ गया। तो 135 को इसमें से घटा दो, ये तो 0 बचा। इसी प्रकार 12 में से 3 गए तो कितना बचा, 9 बचा। ठीक है भाई, तो 9 बचा और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब बात आ गई 90 की, लेकिन शेषफल शून्य नहीं आया। HCF जब तक नहीं निकलता, जब तक कि भाग की प्रोसेस में उसका शेषफल क्या नहीं आ जाए भाई, शून्य नहीं आ जाए। तो शून्य नहीं आए, तो अब क्या प्रोसेस करनी है, ये वाला जो भाजक है, ये वाला भाजक को क्या बना देंगे हम, भाज्य बना देंगे इसमें। तो भाज्य बना देंगे तो क्या जाएगा, 135 आ गया। तो 135 में जब 90 का भाग देते हैं तो एक बार जाता है, 90 दूनी ज़्यादा हो जाता है, 90 दूनी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक बार जाता है। तो कितनी बार आ गया भाई, 90। तो 90 135 में जाते हैं तो कितने बचते हैं, ये बचे 5, और 13 में से 9 गए तो कितने बचे भाई, 4 बचे। इसी प्रकार 4 बच गए। अब ये भी 45 आया है, तो शेषफल शून्य नहीं आया है। तो शेषफल शून्य लाने के लिए इसको इसको दोबारा हमको क्या बनाना पड़ेगा भाई, भाज्य बनाना पड़ेगा। तो 90 को मैंने भाज्य बनाया, तो 45 का भाग 90 में देते हैं, सीधा सीधा गया, 45 दूनी 90। तो ये कितनी बार गया भाई, 2 बार। तो ये 90 आ गया। तो 90 माइनस 90 करते हैं, 0 आ गया। तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या रहा भाई, 0 आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर भी बोलते हैं, जिसको स्मॉल r के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जब शेषफल 0 आ गया, तो जो इसके जो शेषफल 0 आ गया, उसके साथ वाला भाजक ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। लेकिन हमें इधर से तो पता लग गया, लेकिन किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान क्या होता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। R का मान 0 से तो क्या होता है, बड़ा होता है और बराबर होता है, और हमेशा B यानी भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो करते हैं 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के अनुसार। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के अनुसार ये द्वारा कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो 135 और 225 का हमने ये भाग वाली प्रोसेस ली, तो इस पूरी भाग प्रोसेस को यूक्लिड विभाजन के सूत्र में रख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन का गणितीय क्या कहता है, गणितीय कहता है कि A बराबर
बी क्यू प्लस आर, यानी कि आर का मान क्या होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, तो आर लेस देन बी हो गया। इसी प्रकार इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में जाके 0 आया है, तो इसको एक एक स्टेप में लिख लेंगे। फर्स्ट क्या हो गया, ए का मान कितना है भाई 225 है, बराबर बी का मान कितना है 135 गुणा क्यू का मान कितना है 1 है, प्लस आर का मान कितना है 90 है। ये फर्स्ट स्टेप आ गया। इसी प्रकार सेकंड स्टेप आ जाएगा इसका 135 किसका मान है, ए का मान है बराबर 90, बी का मान है गुणा 1 प्लस 45, ये भी आ गया। इसी प्रकार इसका थर्ड स्टेप ले लो, तो थर्ड क्या आ जाएगा भाई 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, ये 0 आ गया शेषफल। तो इसके जो 0 वाला जो भाजक है यही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है भाई, HCF कहलाता है। तो क्या लिख देंगे, अतः 135 और 225 का HCF क्या होगा 145 होगा। तो लिख दो इधर, अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 45 है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 135 और 225 का। तो देख लो, इसको समझ आ जाएगा भाई। तो अब बात आती है दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम, दूसरे को देखते हैं। इसी तरीके से दूसरा होगा, बिल्कुल सिंपल ही है। तो आपको ये आप भी कर सकते हो हल, लेकिन फिर भी करा देते हैं। तो देखना है दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट है जो देखते हैं। तो देखते हैं भाई। तो अब बात आती है दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसी में ही 196 और 38,220 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो दूसरा प्रश्न भी लिख लो, 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है भाई। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार है, वही वाला अपना भाग का सिस्टम करना है। तो भाग का प्रोसेसिंग करना है, तो छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है हमारा 38,220। तो 38,220 में किसका भाग देना है, 196 का। तो 196 का भाग देते हैं। तो 196 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। और वो पूरा पूरा किससे जाता है, वो जाता है 195 से। 195 से पूरा पूरा भाग जाता है, जो यही संख्या प्राप्त होती है 2 2 2 0 2 2 8 3। तो ये घटा दो, तो ये शेषफल आ गया हमारा 0। तो इसका फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल 0 आ गया। अब आप ये बोलोगे कि ये कैसा आ गया, तो 195 और 196 को आप गुणा करके देखना, यही आता है 38,220। तो इसमें पूरा पूरा भाग गया, जिससे हमारा शेषफल क्या आया 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो अतः एल्गोरिथम के प्रीमियर के अनुसार A बराबर BQ प्लस R, जहां R यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B है। तो ये पता है आपको। और फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है अपना A का मान है 38,220 बराबर B का मान कितना है 196 गुणा 195 प्लस 0। अब ये 0 वाला है तो ये HCF हो जाएगा। तो अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा भाई 196 है, 196 है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप इसको गुणा करके देखना, 38,235 आएगा। तो देख लो, चाहे आप देख लो। 196 गुणा 195 करते हैं तो 5 6 30, हासिल लगा 3, 9 पड़म 45 और 45 कितना हो गया 48, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। इसी प्रकार क्रॉस का मल्टीप्लाई हो गया, 9 6 54, हासिल लग गया 5 और 9 6 9 नाम 81, 81 और 6 कितना हो गया, सॉरी 5 कितना हो गया 86, हासिल लग गया 8 और 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया भाई 17। तो इंटू 1 का यानी कि 6 9 1। तो इसी प्रकार 0 12 का 2 आ गया, हासिल लगी 1, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 और 6 21, 21 और 1 कितना हो गया 22 हो गया, हासिल लगी 2, 9 और 7 कितना हो गया भाई
9 और 7 हो गए 16 और 2 18, तो ये 18 आ गया, हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3, तो यही आ रहा है 38,220। तो 195 बार भाग जाता है इसका। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा भाई। तो अब बात आती है नंबर थर्ड की। तो नंबर थर्ड को भी देखते हैं हम कि कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं भाई, नंबर थर्ड को देखते हैं। तो बात आती है हमारे नंबर थर्ड की। तो नंबर थर्ड भी यही बोलता है, सेम टू सेम प्रश्न है, 867 और 255 का HCF, 255 का HCF निकालना। या यूक्लिड विभाजन चल रहा है, जो चल रहा है, 2 प्रश्न कर लिए। तो वही बात पहले, यानी कि सबसे पहले भाग की प्रोसेस करनी है। तो 867 बड़ा है, 255 का भाग देना है। तो 255 का देते हो आप, तो 2 का भाग 4 बार देते हो, तो 2 चौका 8, तो 800 तो यही आ गया। और 55 इंटू 4 करते हो तो कितना आता है भाई, 220 आता है। लेकिन 220 और 800 कितने हो गए, ज्यादा हो गए, 1000 हो गए। तो 255 का भाग 867 में देते हो तो 3 बार जाता है। तो 3 बार जाता है, तो 3 का मल्टीप्लाई 255 में कर दो, तो 3 पंजू 15 हो गया, हासिल लग गया 1, और 3 पंजू 15 और 1 16 हो गया, 16 हासिल लग गया 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये बच गया 765। तो 765 में से ये जाता है, 7 में से 5 जाता है, तो कितना बचता है 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 1 गया तो 7 गया तो 102, तो कितना बच गया 102। इसी प्रकार इसको इधर ले आओ, भाज्य बना लो। तो भाज्य बनाओगे तो 255, तो 255 आ गया भाई। तो इसी प्रकार 102 का 255 में भाग देते हैं हम, तो कितनी बार जाता है भाई, 2 बार जाता है। तो 2 बार जाएगा, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 204। तो इसी प्रकार काटेंगे तो इसको क्या जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1 बचा, और 25 में से 20 जाते तो कितने बचे हैं 51। 51 का भाग 102 में दे दो, कितना आएगा, 2 बार जाएगा तो 102। तो ये हमारा शेषफल क्या बच गया 0। तो ये क्या हो गया शेषफल, यानी कि रिमाइंडर का मान। ठीक है भाई, तो रिमाइंडर का मान कितना हो गया 0 हो गया। और रिमाइंडर का मान जब 0 हो जाता है तो उसके साथ वाला भाजक की क्या कहलाता है, हमारा HCF कहलाता है। तो कर देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उसका समीकरण होता है A बराबर BQ प्लस R बराबर, सॉरी ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। तो यहाँ तक क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था 867 में भाग दिया 255 का, तो 867 तो हो गया A का मान, 255 हो गया B का मान, इंटू Q क्या है 3 है, और प्लस में R का मान क्या है भाई 102 है। तो इसी प्रकार सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में क्या था 255 बराबर A का मान 255, B का मान कितना है 102 इंटू 2 प्लस R का मान क्या था भाई 51, तो R का मान क्या था 51 था। इसी प्रकार थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा है, तो भाज्य है हमारा 102, भाजक है 51, गुणा Q का मान यानी कि भागफल है 2, प्लस शेषफल है 0। तो इसका शेषफल जब 0 होता है तो इसका साथ वाला भाजक ही क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो लिख दो इधर, अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना है 51 है। HCF बराबर क्या है 51 है। तो ये भी आपको सवाल हो गए। तो तीनों सवाल एक जैसे तरीके के थे, तो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो देख लो भाई इसको भी मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं तो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही इजी सवाल है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाया है ऐसे ही सवाल है। तो देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यह हमें किसके अनुसार दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार दर्शाना है कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं।
ठीक है भाई। तो ये हमको दर्शाना है। तो यहां पर आती है बात विषम की। तो विषम और सम आपको पता है, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। सम उसे कहते हैं जिसमें सिंपली बोल सकते हैं, उसको डेफिनेशन ना देके नहीं सिंपली बोल सकते हैं, जिसमें पूरा पूरा भाग जाता हो दो का, उसे क्या कहते हैं, सम कहते हैं। और जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 कुछ भी आगे भी है, ठीक है भाई। तो ये विषम को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस ये याद रखो धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको पता है धनात्मक पूर्णांक की विधि क्या होती है। नंबर फर्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसको हल करेंगे। अब बात आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो गणितीय रूप होता है वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो बी क्यू प्लस आर ये इसी के रूप में है। तो बी क्यू, तो बी की जगह क्या इधर 6 है, 6 है। इसी प्रकार आर की जगह 1 है। इसी प्रकार इधर भी बी की जगह 6 है और इधर भी बी की जगह 6 है। तो ना कि हम b बराबर क्या मान लेंगे 6, तो b बराबर क्या मान लेंगे, इधर हम 6 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। और ये इस समीकरण से क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, तुलनात्मक हो रहा है कि b का मान इधर 6 है और q एक्यूरेट है, r का मान इधर चेंजिंग हो रहा है। तो ये हमें किसके रूप में निकालना है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में निकालता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो आपने यदि आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है तो ये सवालों में आपको बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाला। तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या लेते हैं, a लेते हैं। तो लिख लेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक, माना विषम को भूल जाओ, विषम पीछे लिख देंगे, ठीक है भाई। तो माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है, माना ही हमने, माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक या सॉरी विषम धनात्मक पूर्णांक ए है। तो अब हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के अनुसार, तो इधर लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार या द्वारा कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या माना है, b बराबर क्या माना है 6, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6 है। तो इधर भी लिख दो आप माना b बराबर 6, या फिर आप ऐसे लिख दो, इधर तो आए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का गणितीय रूप क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात r क्या है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। यानी कि इसका मतलब क्या है, b से हमेशा r क्या होता है, छोटा और 0 के बराबर और बड़ा होता है। अब मान लेते हैं हम, माना कि b बराबर क्या है 6 है, और आपको पता है कि b से हमेशा r क्या होता है, छोटा होता है। जब b बराबर 6 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। यहां तक क्लियर है। तो अब r का मान प्रत्येक यानी कि एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। किस में रखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के समीकरण में या फिर मेकाय में। तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम समीकरण में रखेंगे। तो इधर रख देंगे हम, b का मान तो फिक्स है 6 है, लेकिन ये r के मान डिफरेंट है, तो r के मान को डिफरेंट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, तो इधर करते हैं हम a बराबर 6q प्लस r बराबर किसके लिए 0 के लिए। इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस r बराबर किसके लिए 1 के लिए। इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस r बराबर किसके लिए 2 के लिए। ये यहां तक लिख दिया, यहां भी लिख दो फिर a बराबर 6q प्लस r बराबर किसके लिए भाई 1 2 3 लिख दो। इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस r बराबर किसके लिए 4 के लिए। इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस r बराबर किसके लिए भाई 5 के लिए। तो r बराबर 5 के लिए। तो ये परिणाम मिल गए हमको 1 2 3 4 5 6। अब बात आती है प्रश्न को देखने की कि प्रश्न में क्या बोला था, सम बोला था या विषम बोला था या फिर साधारण हमें धनात्मक पूर्णांक बोला था। तो इसमें बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक,
और आपको पता है विषम क्या क्या होते हैं, जिसका मान 1, 3, 5, 7 होता है, आदि होता है। तो इधर एक ही आ गया आर का मान, तो एक तो ये हो गया विषम। इसी प्रकार 3 एक ये हो गया विषम, इसी प्रकार 5 तो एक ये हो गया विषम। तो यही तो दे रखा है a बराबर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो लिख दो, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। जो प्रश्न में दे रखा है उसको अतः के रूप में लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक समधम विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, रूप का होता है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बताया था, वही है जिसने पहली क्लास देखी उसको अच्छे से समझ आएगा, अब भी समझ आएगा, लेकिन आप अच्छे से समझो, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल और करा था, वो हमें देखने में तो बड़ा लग रहा था, लेकिन जब उसका आंसर क्या था वो बहुत ही इजीली यानी कि शॉर्ट में छोटा सा हो गया। तो इसमें भी वही सिस्टम है अपना, इसका भी वही फंडा है कि इसकी थ्योरिकल तो बड़ा लगता है ये सवाल, लेकिन इसमें जो मेन बेसिक होता है वो बिल्कुल जो आंसर होता है वो बिल्कुल इसका स्मॉल होता है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आप डरना मत इससे बिल्कुल भी, आप हिंदी से कभी, तो मैक्सिमम बच्चों की ये आदत होती है कि हिंदी देखते हैं तो ये सोचते हैं कि जाने कितना हार्ड सवाल है, कितना कठिन सवाल है कि होएगा ही नहीं। तो वो बिल्कुल सिंपल सवाल होता है, वही कहावत होती है, जो सबसे बड़ा दिखता है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है भाई। तो देखते हैं कि किसी परेड में 616 वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को, यानी कि किसी परेड हो रही है, कोई परेड हो रही है, आर्मी की परेड हो रही है, यानी कि आर्मी मिलिट्री की परेड हो रही है, उसमें 616 वाली एक सेना की टुकड़ी होती है अलग अलग। जैसे इस परेड में 616 है, तो इसमें कोई 1000 है, इसमें 1200 है। तो इसी प्रकार इस टुकड़ी में जो दिए हैं उनकी संख्या दे रखी है इसने 616। तो ये बोल रहा है कि किसी परेड में 616 वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि 32 जो सदस्यों वाली एक बैंड और वो है आर्मी की है, जो बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब है कि उनके बैक में चलना है, ठीक है भाई, उनके साथ साथ चलना है, मार्च करना है उनके साथ, जैसे प्रदर्शन करना है। मार्च का मतलब होता है प्रदर्शन करना, ठीक भाई। तो प्रदर्शन करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये बस एक्सपेरिमेंट दे रखा है, लेकिन इतना डीपली मत जाओ इसमें क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो दोनों को समान मार्च में वो करना है, समान स्तंभों में, जैसे वो खड़े हैं ऐसे ही वो रहेंगे, तो उसमें समान मार्च में वो करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च करते हैं, बस उसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या हमें कैसे निकालते हैं, जब हमें 2 संख्या देते हैं तो उसका हम क्या चीज निकालते हैं भाई, HCF निकालते हैं। तो इसमें भी तो 2 ही संख्या दे रखी है, एक बड़ी संख्या दे रखी है और एक क्या दे रखी है, छोटी संख्या दे रखी है। तो इनका भी हम क्या निकालेंगे, HCF ही तो निकालेंगे। तो इनका हम क्या निकालेंगे भाई, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो इसका हमें एक HCF मान आएगा, वही क्या हो जाएगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आंसर करते हैं इसका। तो क्या करेंगे, 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो लिख दो इधर 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार HCF निकालना,
HCF, बस ऐसे लिख दो, ठीक है भाई। यूक्लिड 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के अनुसार HCF ये निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो अब आपको पता है कि HCF निकालने की क्या प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले हम उसमें क्या देते हैं, दोनों संख्याओं में आपस में क्या देते हैं, भाग देते हैं। और आपको पता है छोटी संख्या का भाग हमेशा बड़ी संख्या में जाता है। तो छोटी संख्या का भाग किस में जाएगा भाई, 32 का भाग किस में जाएगा, 616 में जाएगा। तो 616 में जाएगा, तो 32 का भाग 616 में देते हैं तो 19 बार जाता है, तो 20 बार इससे ज्यादा हो जाता है, 20 बार इससे ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, 32 दूनी 64, तो 64 होएगा। तो ये तो 640 हो जाएगा भाई, तो 640 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 20 बार ना जाके नहीं कितना बार जाएगा, 19 बार। तो 19 बार देते हैं, तो 19 दूनी 38, तो ये हो गया 38, हाथ से लगा 3, और 19 57, 57 और 3 कितना हो गया भाई, 60। तो ये कितना हो गया, 60। तो ये कितना आ गया भाई, 608 आ गया। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 8 ओनली, ठीक है भाई। 616 में से 608 जाते हैं तो 8 बचता है। अभी शेषफल शून्य नहीं आया है, तो शेषफल शून्य नहीं आया है तो इस वाले भाजक को क्या बना देंगे भाई, भाज्य बना देंगे। इस वाले भाजक को क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। तो इसको भाज्य बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 32 आ गया। तो 8 का भाग जब हम 32 में देते हैं तो क्या आता है भाई, 8 चौके 32, तो ये आ गया 8 चौके 32, तो ये कट जाएगा, तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या मान आ गया, रिमाइंडर का मान आ गया, या फिर शेषफल भी बोल सकते हो आप इसको, जिसका मान क्या होता है, R होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो जहां शेषफल शून्य आ जाता है उसका साथ वाला भाजक ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इसका 8 क्या आ जाएगा, HCF। तो इधर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो इसका गणितीय सिद्धांत क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, अर्थात 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B आता है। यह हो गया। तो अब हम A बराबर BQ प्लस R, इसका सारा मान इधर रख देंगे। A का मान 616 है, B का मान 32 है, Q का मान 19 है, R का मान 8 है। इसी प्रकार इसमें रख देंगे। तो इसका करेंगे हम फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में करना है हमें 616 A का मान है, तो 616 A का मान है। B का मान कितना है भाई, 32 गुणा Q का मान कितना है, 19, प्लस R का मान कितना है, 8 है। इसी प्रकार सेकंड स्टेप करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम, ये करेंगे 32 बराबर हाँ 8 गुणा 4 प्लस 0, तो ये 0 आ गया। तो इसी वाला ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इधर लिख देते हैं, अतः 616 और 32 का 616 और 32 का HCF बराबर क्या है, 8 है। और अधिकतम स्तंभों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्तंभों की संख्या बराबर 8 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं यार दोस्तों। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जामों की दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से भी है। तो इसको आप मोस्ट भी लगा सकते हो इसको आप मोस्ट लगा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मोस्ट किस लिए है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है, इसलिए यह सवाल मोस्ट है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अभी तक हमने ओनली धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, इन 3 टाइप के क्वेश्चनों के हिसाब से पढ़े हैं। तो अब बात आती है हमारे वर्ग की। तो वर्ग कैसे करेंगे, तो देखना है हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 जो मोस्ट सवाल है। तो देखते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेय के अनुसार करना है। इसमें प्रश्न में दे भी रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके करना है, ठीक है भाई। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शॉर्ट में लिखा है तो समझ जाओगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है तो के अनुसार अब आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, अर्थात 0 लेस देन इक्वल टू R का मान B से क्या होता है, छोटा होता है।
तो आपको पता है ए क्या होता है, इधर भाज्य होता है, बी क्या होता है, इधर भाजक होता है, क्यू क्या होता है, भागफल होता है, आर क्या होता है, शेषफल होता है। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बता रखा है सारा। तो आर का मान होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, तो बी से क्या होता है, छोटा और 0 से बड़ा होता है। अब बात आती है कि पहले क्वेश्चनों के हिसाब से, तो देखते हैं हम, इसमें भी 3m है बी का मान और इसमें भी 3 है, तो 3m प्लस आर, ये इससे तुलना कर रहा है, तो 3 किसका मान हो जाएगा, बी का मान। तो माना हम बी क्या ले लेंगे, 3m, तो माना हम बी क्या ले लेंगे, 3m, और आप उसको भी लिख सकते हो माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है भाई। तो आप लिख सकते हो माना b बराबर 3 है, b बराबर 3 है। अब आपको पता है जब b बराबर 3 होता है तो b का मान यानी कि 3 से r का मान क्या होता है, छोटा होता है, तो r का किस किस के बराबर होता है, 0 और 3 से बीच में होएगा, तो 3 से बड़ा, 3 के बराबर नहीं होगा, 3 से छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार r बराबर क्या हो गया, 0 1 और 2 हो गया। ये यहां तक क्लियर हो गया। r का मान क्या हो गया, 0 1 2 हो गया। अब आपको पता है b का मान सेम है 3 है और r का मान 0 1 2 है, तो इनको अलग अलग रूप में लिखकर इनकी क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान और r बराबर 0 के लिए, तो इधर रख दो r बराबर 0 पर, ठीक है भाई, r बराबर 0 पर, अर्थात a बराबर b का मान कितना है 3 और क्यू है प्लस r के मान क्या है 0, तो इसको दे दो आप समीकरण नंबर a दे दिया, ठीक है भाई। इसी प्रकार r बराबर 1 पर, ठीक है भाई, तो r बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, ये हो गया, इसको दे दो आप b, समीकरण नंबर b हो गया। इसी प्रकार r बराबर 2 पर हो गया, तो r बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, r का मान क्या रख देना है, इस समीकरण में 2 रख देना है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b क्यों यानी कि b का मान कितना है भाई 3 है, b का मान सबके लिए समान है और ये 2 हो जाएगा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर c, तो इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर c। अब ये यहां तक क्लियर है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि कोई पूर्णांक है, क्या है वो पूर्णांक, m है, एक पूर्णांक क्या है, m है, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये पूछा है, तो इसमें क्या कर देना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये वाला जो वर्ग है हमारा ये याद करना है। तो वर्ग कैसे करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 का वर्ग कर देंगे, 2 का भी वर्ग कर देंगे, 3 का भी वर्ग कर देंगे, सॉरी ABC का, तो इसको करेंगे हम समीकरण नंबर a का वर्ग करने पर, तो इधर लिख देंगे हम समीकरण नंबर a का वर्ग करने पर, तो a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q और 0 तो 0 ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। ये यहां तक क्लियर। अब बात आती है कि 3q स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा aq स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, ये हो गया 3q स्क्वायर नहीं होगा, 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है और q का वर्ग क्या होता है 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3 लिख सकते हो, तो 3 गुणा 3 कितना होता है 9 होता है, यह आपको पता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकते हो 3q स्क्वायर, ये लिख दिया यहां तक। अब बात आती है कि 3q स्क्वायर को मैं क्या मानूंगा, तो 3q स्क्वायर को हम मान लेते हैं a स्क्वायर बराबर 3m, तो m बराबर क्या है, एक पूर्णांक है, तो m बराबर क्या है 3q स्क्वायर है, तो इधर लिख दो जहां इसको दे दो समीकरण नंबर 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, एक क्या है भाई, एक पूर्णांक है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है, और q आपको पता है वैसे ही पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक से पूर्णांक का गुणा होता है, तो क्या आता है, एक पूर्णांक आता है, तो जहां m बराबर 3q स्क्वायर एक क्या है, पूर्णांक है। तो ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। अब देखते हैं हम समीकरण नंबर b का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो इस तरह लिख दो समीकरण नंबर v का वर्ग, तो समीकरण नंबर v का वर्ग करोगे तो v का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, a का वर्ग
बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, तो 3q प्लस 1 का वर्ग। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है वर्ग क्या होता है, तो उसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगा दो भाई, ये हो गया a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा 6q प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है भाई, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आपको पता है इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमें क्या मिल रहा है कॉमन, 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 को क्या ले लूंगा मैं, इसमें कॉमन ले लूंगा। तो 3 को क्या ले लिया, इसमें हमने कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन लिया, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिया, तो इसमें बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बचा, ठीक है भाई, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर 1 बचा। अब इसकी जगह, पूरे की जगह क्या ले लूंगा मैं, m ले लूंगा। तो इसकी जगह क्या ले लेंगे हम, m ले लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 आ गया। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2, या फिर इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो जहां m क्या है, इधर लिख दो, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है या एक पूर्णांक है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर ये कि m बराबर 3q प्लस 2q एक पूर्णांक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया, तो इसको मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन को, इधर से देखते हैं, इधर ही कर देता हूं, चलो ठीक है भाई, तो इधर ही कर रहा हूं। अब करेंगे हम समीकरण नंबर सी का, तो इधर लिख देंगे समीकरण नंबर सी का वर्ग, इधर लिख देंगे समीकरण नंबर सी का क्या करेंगे भाई, वर्ग करेंगे। तो समीकरण सी का भी वर्ग कर दो, लो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो इसका हम वर्ग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, क्वेश्चन आपको पता ही है क्या कह रहा है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को मिटा देता हूं, इधर करते हैं हम, तो देखते हैं इधर 3q प्लस 1 का ये कर देंगे, तो 3q यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो ये क्या आ जाएगा 12q प्लस का 2 का यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के 12q प्लस 3 प्लस 1। तो यहां तक आपको दिख रहा है कुछ 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया, ये बच गया 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, तो 4q प्लस का 1 प्लस 1। तो इसको क्या मान लूंगा मैं, पूरे को m मान लूंगा। तो इसको m मानेंगे, तो हम m मान लेंगे इसको। तो देखते हैं भाई, इसको m मान लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, एक क्या है पूर्णांक है, एक क्या है भाई पूर्णांक है। अब आपको पता है यही प्रश्न में पूछा था कि m के लिए 3m या 3m प्लस 1 एक पूर्णांक है। तो ये आपको पता है कि इधर तो आया 3m के लिए एक m क्या है, एक पूर्णांक है, और इधर भी आया है 3m प्लस 1 के लिए एक क्या है पूर्णांक है, इधर भी आया है 3m प्लस 1 के लिए एक पूर्णांक है। तो समीकरण नंबर 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि जो धनात्मक पूर्णांक है m, यानी कि धनात्मक वर्ग पूर्णांक है, वो 3m या 3m प्लस 1 के लिए के रूप के होते हैं, जहां m क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इधर लिख देते हैं हम, ये आपने देख लिया होगा, तो इसको देख ले, फिर इसके आगे लिखेंगे हम। तो देखते हैं भाई, तो इधर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं देखना आंसर इसका।
तो इधर लिख दो आप, जहां अतः धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग या फिर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप के होते हैं जहां m एक क्या है भाई, पूर्णांक है। जहां m एक पूर्णांक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था जो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखना है, बहुत अच्छा सवाल है पेपर की दृष्टि से भी। तो अब देखते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को, जो इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट प्रश्न है, 5वां क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसको भी आप मोस्ट लगा लो, इसको भी आप क्या लगा लो, मोस्ट लगा लो। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो इसलिए ये मोस्ट है, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है भाई, घन पूछा है। तो इसलिए इसमें घन पूछा है। तो घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। तो ये पूछा है इसमें। तो यहां देखना है हमें, जैसे वर्ग का सवाल क्या था, सेम टू सेम ऐसा सवाल करना है। तो देखते हैं हम यूक्लिड विभाजन के अनुसार। तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार, तो इधर लिख लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। अब आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान यानी 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है, यह आपको पता है। अब b है तो b का मान निकालना है। तो b का मान आपको पता है 9m। तो 9m तो है, लेकिन इसमें हमें, इस सवाल में b का मान हमें 3 लेना है। 3 क्यों लेना है, क्योंकि इसमें 9m है, ये 9m 3 पर ही आएगा, ठीक है भाई। तो 9m को हम 3 लेते हैं, तो 3 3 9, तो वर्ग में जैसे लिया था 3। तो इसी प्रकार हम माना b बराबर 3, तो 3 लिया है b बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू r का मान 3 से छोटा हो जाएगा और 0 और 0 से बड़ा हो जाएगा। तो r का मान क्या हो जाएगा, 0 1 2, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब हम r बराबर 0 1 2 पर इस समीकरण को क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो r बराबर 0 पर, तो r बराबर 0 पर रखेंगे। तो a बराबर b क्यू, b का मान क्या है, 3 है। तो 3q प्लस 0, तो 0 को तो लिखो चाहे मत लिखो, तो ये तो होगी समीकरण नंबर a होगी। इसी प्रकार r बराबर 1 पर, तो a बराबर 3q प्लस 1, ये समीकरण होगी b। इसी प्रकार r बराबर 2 पर, तो r बराबर 2 पर होगा, तो a बराबर 3q प्लस 2, यानी कि r की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर c। अब वही बात कि इसमें क्या पूछा है, घन पूछा है, तो धनात्मक पूर्णांक का घन कर देंगे। तो समीकरण जो नंबर 1 a b c है, इनका क्या कर देंगे, हम घन कर देंगे, और घन करके नहीं इसका हम धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। तो इधर लिख दो समीकरण नंबर a का घन करने पर, तो घन करेंगे तो समीकरण नंबर a क्या है, a है a बराबर 3q, तो a बराबर 3q यानी कि 3q का क्यूब। तो a बराबर 3q, तो ये आ जाएगा हमारा a का क्यूब बराबर 27 q, ये आ गया यहां तक। तो 27 q आ गया। तो 27 q को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3q, ठीक है भाई, या फिर हम इसको 9 इंटू 3q लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे a बराबर 9 इंटू 3q। तो इस 3q को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो a बराबर 9m, जहां m बराबर क्या माना है, 3q। एक क्या है भाई,
एक क्या है, पूर्णांक है, जहां m बराबर 3q क्यूब एक पूर्णांक है। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समीकरण नंबर b से, तो समीकरण नंबर b क्या है भाई, a बराबर 3q प्लस 1, तो a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब आपको पता है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो इधर सूत्र लिख दो आप, a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये होता है a प्लस बी का क्यूब। आपको पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब का होता है। तो ठीक भाई, तो आपने नवीं क्लास में पढ़ रखा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो खोल दो, a का क्यूब बराबर a का क्यूब, तो a का क्यूब तो क्या है, 3 का क्यूब क्या होता है भाई, 27 होता है, 27 a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि a का क्यूब क्या है कि a का क्यूब तो ये हो गया 3 का, यानी कि क्यूब कितना होता है भाई, 27 होता है, तो 27 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर, a का मान ये वाला है, तो a का मान ये है, तो 3 3 9, तो 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का 3 का वर्ग क्या होता है भाई, 9 होता है, और 9 या 27 और b यानी कि 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3a, तो 3 3 9, 9 क्यू प्लस b स्क्वायर, b यानी कि 1 है, तो कितना आ जाएगा भाई, 9 क्यू आ जाएगा ये। तो ये आ गया हमारा 9 क्यू प्लस b का क्यूब, तो b का क्यूब कितना है, 1 है। तो इसी प्रकार हम इस पूरे वाले को क्या मान लेंगे भाई, यानी कि सॉरी, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें यानी कि 9 का भाग इसमें भी जा रहा है, 9 का भाग इसमें भी जा रहा है, 9 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 9 को क्या ले लेंगे हम, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 9 को कॉमन लेंगे, तो a का क्यूब 9 कॉमन, 9 या 27 3q प्लस 9 या 27 3q स्क्वायर प्लस 9 एकम 9, यानी कि q आ जाएगा, तो ये आ गया q प्लस 1। अब बात आती है कि ये वाले को क्या माने, तो इसको हम मान लेंगे ऊपर की तरह एक क्या मान लेंगे, m बराबर 3q स्क्वायर, जैसे एक पूर्णांक माना था, इसी प्रकार m का मान मान लेंगे। तो m का मान मानेंगे, तो a का क्यूब बराबर 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 आ गया। इसको दे देंगे हम, समीकरण नंबर 1 चल रहा था, इसको दे देंगे 2, जहां m बराबर क्या माना है हमने, m बराबर माना है 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, यह आपको पता लग गया। अब इसी प्रकार हम नंबर c को देखते हैं, नंबर c का क्या कर देंगे, घन करने पर, यानी कि घन कर देंगे। तो जैसे हमने 1 और 2 का करा, तो इसी प्रकार हम नंबर c का भी क्या कर देंगे भाई, घन कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमें ये लाना है, तो इधर करते हैं। तो इसी प्रकार c का, यानी कि समीकरण नंबर c का घन करने पर, तो समीकरण नंबर c क्या कहती है, a बराबर 3q प्लस 2q, तो a बराबर 3q प्लस 2q, तो a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। तो इसी में इसको खोल देंगे, तो क्या जाएगा, a का क्यूब बराबर 3q क्यूब, यानी कि 3 तो a स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 27 q क्यूब प्लस क्या है भाई 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, तो इसका 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है, गुणा 3 हो जाए, तो बराबर 27 आ गया, 27 q स्क्वायर गुणा बोल रहा है b, तो गुणा भी क्या करना है b, तो b का मान कितना है 2 है, तो 27 दूनी 2 कितने होते हैं भाई 54, तो 54 q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 क्यों हो गया, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और 9 चौके 36, तो ये क्या हो जाएगा 36 क्यों प्लस 2 का वर्ग, 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8 होता है, तो ये कितना हो गया 8 हो गया।
अब आपको पता है कि ये वाला वही इधर जैसा बना था, इधर बन गया कि 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस के 36 क्यू। अब आपको पता है इसमें ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, तो वो संख्या है हमारी 9। 9 तिया 27, 9 छिंग 54, 9 चौके 36, तो 9 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 9 को क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो 9 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। a का क्यू 9 कॉमन आ गया, बचा 9 तिया 27, तो की 3 क्यू क्यूब प्लस 9 छिंग 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36, तो ये बच गया 4 क्यू प्लस के 8। अब बात आती है इसकी, तो इसको क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। m क्या है इधर, जो m एक पूर्णांक संख्या है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो देखना है भाई, तो यहां यानी कि m मान लेंगे, तो a का क्यूब बराबर के 9m प्लस के 8, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। तो अब यह बताना है कि प्रश्न में भी तो यही पूछा था कि ऐसी धनात्मक पूर्णांक जिनका वर्ग 9m वे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो ये बताना समीकरण नंबर 1 से 9m, समीकरण नंबर 2 से 9m प्लस 1 और समीकरण नंबर 3 से 9m प्लस 8 आया नहीं आया। तो इसीलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग सॉरी घन, किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m वे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m एक क्या चीज है भाई, एक पूर्णांक है। तो इधर क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण नंबर 1 व 2 व 3 से स्पष्ट है कि, तो इधर लिख देंगे हम। तो देखना है क्या लिखना है, तो लिखो अतः समीकरण नंबर 1 व 2, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि समीकरण नंबर 1 व 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है भाई, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m वे 9m प्लस 1, 9m वे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1 व 9m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है भाई। जहां m एक क्या है, पूर्णांक है, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक क्या है, पूर्णांक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था एग्जामों की दृष्टि से भी, और अच्छा सवाल था, बिग सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था। तो इसका लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा कि समीकरण नंबर 1 व 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m वे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m एक क्या चीज है भाई, एक पूर्णांक है। तो आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा, तो देख लो इसको भाई। तो प्लीज धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो धन्यवाद।